थॉट कैसा आया आपके माइंड में कि मुझे वेब सीरीज बनानी है? कि हम नहीं चाहते, हम है भैया लालची। हम कमाएंगे तो हम हमारी ही जेब में रखेंगे, हमें नहीं देना किसी को। सीधी सी बात है, हमारा तो ये फंडा है बस। कि मर्डर हुआ तो उस मर्डर के बाद बहुत खौफनाक था। अब वो चीजें पूरे देश में फैल गई है, तो लड़की चल रही है, आपको वो अच्छी लगी, सबसे पहला थॉट क्या आएगा आपके दिमाग में? क्या आएगा? इसको ये तो नहीं आएगा ना कि मैं इसको बहन बना लूं। अच्छा, हम इंडियंस है ना, तो हम इंडियंस की एक सबसे बड़ी खास चीज है जुगाड़ करना। वो स्क्रीन पे आ जाते हैं ना, तो बस ऐसा लगता है काजू कतली आ गई स्टोरी में। ही इज सच अ ग्रेट एक्टर। मतलब वो सिर्फ एक स्माइल कर देते हैं ना, आए हाय, सब खत्म, पूरा सीन ले जाते हैं वो एक बार। ही इज सच अ ग्रेट एक्टर। उनकी एक बात है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू जिंदगी अनफिल्टर्ड विद अनदर एपिसोड। तो हर बार की तरह इस बार भी जो हमारी बातें पहले अधूरी रह गई थी उसको पूरी करने के लिए वापस से मैं जतिन भैया को लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हमने वो बातें करी हैं जो पिछले वीडियोस में नहीं की थी। थोड़ा सा और डीप भी गए हैं। जो जानकारी पहले नहीं हो पाई थी, भैया बताना भी चाहते थे लेकिन थोड़ा सा टाइम भी नहीं था भैया के पास, तो अब प्रॉपर में टाइम निकाल करके उन सभी बातों को डिस्कस किया है। तो बिना देरी के जल्द से भैया से आपको मिलवाता हूँ। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया गौरव भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये बताइए, इतना टाइम कैसे लग गया आपको फ्री होने में? बिजी लाइफ, सबके शेड्यूल्स ऐसे ही हिले पड़े हैं, ऐसे ही हमारा भी हाल है। बाकी काम है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स की तैयारी, कुछ यू नो फैमिली फंक्शंस वगैरह। तो चलो, वो तो बात होती रहेंगी, लेकिन कुछ मेरे कमेंट्स भी आ रहे थे जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये पूछना चाहते थे जी। कि जो जैसे आपने वेब सीरीज़ बनाई अपनी, हम्म। तो ये बताइए जैसे वेब सीरीज़ की थॉट कैसा आया आपके माइंड में कि मुझे वेब सीरीज़ बनानी है? हमारा पूरा फोकस, मतलब करियर तो यही है कि इसी में आगे बढ़ना है, जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस कर लिया था। बाकी जब इसकी स्क्रिप्टिंग थी, तो ये पहले एक शॉर्ट फिल्म थी, वेब सीरीज नहीं थी, ये पहले शॉर्ट फिल्म थी। और हमारे सीनियर हैं विशाल रोशने, विशाल सर। सो ही सजेस्टेड कि तुम इसको एक पूरा लॉन्ग फॉर्म में मत डालो। होता है कि मतलब यार लंबी वीडियो है, ऑडियंस भी, आप भी अगर जैसे 30-35 मिनट की, 50 मिनट की एक वीडियो को वन गो में नहीं देखोगे, तो और इसी वजह से हमने सोचा कि इसको 3 एपिसोड्स में काट के डालते हैं। एंड यही रीज़न था कि ये शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज में कन्वर्ट हो गई। और अच्छा भी हुआ, मतलब बोलते हैं ना कि वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। तो यही था। तो जैसे अगर आज हम लोग एक वेब सीरीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी? अच्छी स्टोरी, अच्छा स्क्रिप्ट एक। आप कैसे चुनते हो एक अच्छे स्क्रिप्ट को? मेरा बेसिक फंडा होता है कि जो चीज़ ऑडियंस को थोड़ा कनेक्ट करे, इमोशनली थोड़ा सा वैल्यू दे रहा हो ऑडियंस को, उसमें इमोशंस हो, थोड़ा थोड़ा कमर्शियल मसाला भी हो। क्योंकि आज की डेट में अगर ऑनेस्टली देखा जाए, अगर विदाउट एनी फिल्टर, देखो कमर्शियल चीज़ें चल रही हैं, सीधी सी बात है। जो क्रिटिक्स के हिसाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर तारीफ होती है उनकी। वो एक जो कमर्शियल चीज़ की कैटेगरी में आना चाह रही है, वो चीज़ जो डिजर्व भी करती है वो नहीं आ पाती। जो फिल्म मेकर्स हैं, जो टेक्निकल चीज़ों में हैं, वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा यही रहता है कि हर चीज़ को थोड़ा बैलेंस करके चलें। कॉमेडी भी अच्छी हो, बैलेंस्ड हो, ऐसा नहीं हो बस फालतू का शोर शराबा हो, बस दिखा रहे हैं चीज़ें, शो ऑफ है फालतू का, वो चीज़ भी नहीं, उसका भी बैलेंस हो।
स्टोरी का बैलेंस हो, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रही है ऑडियंस को। भले ही इंटरनेट फ्री है, आज की डेट में फ्री नहीं है, फिर भी फ्री है, बट स्टिल ऑडियंस रिटेंशन का टाइम जो है आज की डेट में वो बहुत कम है, बिकॉज ऑफ 10-15 सेकंड रील्स। तो वो इमोशनल जो वैल्यू है वो डिलीवर जब तक नहीं होगी चीज़ों की, वो मज़ा नहीं आएगा। तो मेरा स्क्रिप्ट का फंडा यही है कि चीज़ें थोड़ी बैलेंस हो, वही चीज़ चलती है। आपने जो थॉट बताया उस हिसाब से आपने एक स्क्रिप्ट रेडी भी कर ली, हम्म तो जो वो प्रोसेस होता है कि वो आपको कास्ट करनी है, हम्म तो वो चीज़ किस तरीके से आप समझते हो, या वो आपके लिए क्या चैलेंजिंग होता है, हम्म या कैसे रहता है वो आपके साथ? चैलेंजिंग तो रहता है, बट मतलब जो हम दोनों हैं, मैं और सौरभ, माई को पार्टनर, हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस बंदे को फिट रहेगा, किसका, मतलब वी हैव ह्यूज सर्कल, और आर्टिस्ट भी हैं हमारे पास कॉन्टेक्ट्स में, एक्टर्स भी हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं। और आफ्टर दिस सीरीज स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दी ऑडियंस, उन्होंने काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया कि हमें आपके साथ काम करना है। सो वी हेल्ड अ अंडरवे ऑडिशन। तो जिसको भी मैंने बोला कि आप ऑडिशन दो छोटा सा, तो उन्होंने दिया, भेजा, जिनका अच्छा लगा मैंने उनको बोला अच्छा लगा, और उनके साथ भी हम काम करेंगे। तो अब लेट्स सपोज कि कोई कैरेक्टर है जो थोड़ा सा जॉली है, थोड़ा सा फंकी, थोड़ा सा लाइट हार्टेड बंदा है या बंदी है, तो हम एक बार उनसे मिलते हैं, जिसका हमें लगता है, लेट्स सपोज कि कोई एक कैरेक्टर है जिसका मुझे लग रहा है कि आप फिट बैठोगे, कि गौरव भाई फिट बैठेंगे, तो आपसे एक बार हम मिलते हैं, और ऐसी छोटी मोटी चर्चाएं, इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं, काम की कोई बात नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल बातें, ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन। क्योंकि अगर इस मुद्दे से, इस फंडे से हम मिलने जाएंगे कि आपको हम आपको कास्ट करना चाहते हैं, और तो वो फिर वो फिल्टर लगा लेता है इंसान, एंड वी नीड इट रॉ। आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, लेकिन जो आपका कैरेक्टर है वो आप अच्छे से प्ले कर पाओगे, ना कि किसी और का। आप जतिन का कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते, जतिन गौरव का कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता, लाइक दैट। तो हम उनसे मिलते हैं, लगता है कि हाँ ये ठीक रहेगा, फिर हम उसको एंड में जाते जाते बोलते हैं ऐसा ऐसा आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, करते हो तो बताओ, एंड मोस्टली बोलते हैं हाँ करते हैं। तो बजट का क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या 20 सीजन रहता है बजट में? अरे यार ये वाली बातें क्यों निकाल रहे हो? बजट रहता है, अच्छा खासा खर्च हो जाता है, मैं नंबर्स नहीं लेना चाहूँगा, पर बजट अच्छा खासा जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप्स वगैरह है, या फिर हमारा कोई प्रोड्यूसर है, ये सेल्फ फंडेड होती है हमारी। एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि हमारी एक एजेंसी क्रिएटर स्टूडियो, सो वही जो लेबल है वही प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ फंडेड ही होती हैं, एंड ऑल्सो वी अवॉइड कि किसी से लिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम हैं भैया लालची, हम कमाएंगे तो हम हमारी ही जेब में रखेंगे, हमें नहीं देना किसी को, सीधी सी बात है, हमारा तो ये फंडा है। तो जैसे वेब सीरीज के दौरान जब आप लोग शूट कर रहे थे, हम्म तो आपने स्क्रिप्ट लिख ली, आपने कास्ट सोच लिया कि किसके साथ आपको करना है, हम्म जब आप शूट कर रहे होते हो तो उस समय पर क्या प्रॉब्लम होती है या क्या चैलेंजेस होते हैं, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ता है हम्म जब आप शूट कर रहे हो तो उस टाइम पर? शूट करते हुए सबसे बड़ा यही, सबसे पहले तो यही चैलेंज आता है, जो स्क्रिप्ट में है वो एज इट इज तो लेना ही लेना है। उसके बाद जो चैलेंज होता है वो होता है इम्प्रोवाइजेशन का। एज एन डायरेक्टर और बोलो या एज एन एक्टर, मुझे चाहिए कि मेरा जो को एक्टर है, अगर मेरे साथ सीन में है और मेरा जो को एक्टर है, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा इम्प्रोवाइज करे, लाइन एज इट इज जैसी लिखी लिखी हुई है उनको तो बोले, वो तो चाहिए। अगर मैंने बोला गौरव भाई ये ग्लास लीजिए, लेट्स सपोज कि ये डायलॉग है, अब मैं बोलूँ गौरव भाई ये डायलॉग, वो ये ग्लास लो, तो अब आप सिर्फ ग्लास ले लोगे, एंड ये स्क्रिप्ट हो गई, स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है। बट अभी ये जो चीज है वो चैलेंज ये है कि इस सीन को और कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। बहुत रॉ डल है, वेनिला है ये शॉर्ट एकदम। अब ग्लास लेते हो आप कुछ बोल सकते हो, सो आई नीड दैट इम्प्रोवाइज इंटेलेक्ट इन एन एक्टर। बाकी जो सबसे बड़ा जो और चैलेंजेस हैं वो लोकेशन के होते हैं, बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि काफ़ी तामझाम होता है,
कैमरा चल रहा है, लाइट्स हैं, पूरा सेट वेट लगा होता है, चीज़ें चलती किस चीज़ से हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। लाइट चली जाती है तो मतलब वो आप बैटरीज को लेकर के साथ चलते हो? बैटरीज अवॉइड करते हैं हम, क्योंकि कुछ एक इंसिडेंट हुआ था पास्ट में, तो उसके बाद से हम बैटरीज का थोड़ा अवॉइड तो ही मतलब करते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी की किस तरह से रिक्वायरमेंट रहती है? लाइट जलेगी तो कैसे जलेगी? नहीं, जैसे अगर अगर लाइट आप चली गई ओके, तो फिर हम शूट कब करेंगे? 10 से 12 का शेड्यूल है हमारा, और हमें 12 बजे तक फ्री होना है, बिकॉज कि 12 बजे हमारा दूसरा पार्ट है लाइटिंग के हिसाब से। अच्छा, अब हमें 12 से 1 की जो शार्प एकदम लाइट होती है दिन की, नेचुरल लाइट की दोपहर बात कर की, रहे हो आप? हाँ, मान के चलो कि 12 से 1 की दोपहर में हमें आउटडोर शूट करना है, तो हमें 12 बजे तो फ्री होना पड़ेगा ना। शॉट की रिक्वायरमेंट है कि सड़ी धूप में ये 2 कैरेक्टर्स बाहर घूम रहे हैं, तो 12 से 1 के बीच में ही तो जाओगे, तो इसलिए हमें 12 बजे फ्री होना है। अब 10 से 12 का जो शेड्यूल है वो इंटीरियर का, अंदर लेना है शॉट। अब अगर लाइट चली गई, नहीं है लाइट, तो 10 से 12 का तो टाइम है वो वेस्ट हो गया, फिर हम शूट कब करेंगे अंदर का? दूसरी चीज ये आती है, दूसरा काफी सारे एक्टर्स होते क्या है कि वेल प्रिपेयर्ड नहीं आते हैं, उनको स्क्रिप्ट पहुंचा दी जाती है टाइम से, सारी चीजें समझा दी जाती हैं, मीटिंग्स हो जाती है, एक छोटी सी वर्कशॉप भी रख लेते हैं, पर दे यूज टू टेक इट लाइटली, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है रीटेक्स में। सीरियसली वी कांट अफोर्ड रीटेक्स। थोड़ा सा ना मेरे को आप एलेबोरेट करो कि स्क्रिप्ट वाले पार्ट को, मतलब कि अगर चलो आपने कर लिया, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर शुरुआत करते हैं शॉर्ट फिल्म या कोई वेब सीरीज, तो अभी वो स्क्रिप्ट फेज में है। अभी वो बस बैठ के हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और इस समय पर स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हमने जतिन भैया का पॉडकास्ट देख लिया है, अब मैं स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता हूँ और वेब सीरीज बनाऊंगा। तो आप उनको क्या टिप्स दोगे स्क्रिप्ट लिखते समय कि आप इन इन चीज़ों का ध्यान दो और किस तरीके से स्क्रिप्ट को अपनी कॉपी में लिखो या किस तरीके से उसको ऑब्जर्व करके उसको प्रॉपर तैयारी करो? मेरा ये फंडा है कि हम जब भी स्टोरी लिखें तो ऐसी लिखें जिससे जो रियल लाइफ से थोड़ी सी मिलती जुलती हो। कोई भी रियल लाइफ में आपने ऐसा इंसिडेंट तो नहीं सुना होगा ना कि चौथे माले से एक एक्टर कूदा नीचे जमीन पे साबुत एकदम बिना किसी डैमेज के खड़ा हो गया, नहीं देखा ना। तो लेट्स बी रियलिस्टिक, रियल लाइफ में कैसे हो सकता है, उस चीज को सोचो कि रियल लाइफ में ये अगर इंसिडेंट हो कि हमें चौथे माले से किसी बंदे को कुदाना है, तो अब होगा क्या? या तो पैर टूटेंगे, या फिर नीचे गद्दे होने चाहिए, या सेफ्टी का कुछ होना चाहिए, या वगैरह वगैरह। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो रियल लाइफ चीजों से थोड़ी सी चीजें उठाओ, ऑब्जर्व आप आसपास करो कि क्या, कौन सा बंदा किस चीज पे कब कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी क्रिएटिव पर्सन है, एक्टर या स्टोरी राइटर या डायरेक्टर, उसको थोड़ी सी ना सोशली थोड़ा सा ना नॉलेजेबल होना चाहिए, मतलब दुनियावी बातों में थोड़ा सा आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप अपने अपने इमेजिनेशन में खोए हुए हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप बी रियलिस्टिक, इन द सेंस बी रियलिस्टिक, दुनिया में क्या चल रहा है, लोग रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, इधर क्या कांड हो गया, उधर क्या कांड हो गया, ये चीजें पता होनी चाहिए। इस चीज इन अब आप ये सोचोगे कि इस चीज का पता करेंगे कि हमें तो हमारी स्टोरी चाहिए, हमें तो स्क्रिप्ट चाहिए, तो हमें ये पता होता है कि इस इंसिडेंट के बाद ये क्या रिजल्ट निकल के आया। जब मान के चलो कोई मर्डर हुआ, तो उस मर्डर के बाद बहुत खौफनाक था, अब वो चीजें पूरे देश में फैल गई है, तो अब उस चीज के बाद लोग क्या फील कर रहे हैं, बाहर जाने का क्या फील कर रहे हैं, बाहर सेफ्टी फील हो रही है लोगों को, नहीं हो रही है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ना अंदर नॉलेज होनी चाहिए दुनियावी बातों में। बाकी स्टोरी तो यही मैं बोलूंगा कि रियल लाइफ से चीजें उठाओ, लिखो, डिटेल में लिखो, हर एस्पेक्ट सोचो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे बैठ के कहाँ जा सकता हूँ, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये, चारों डायरेक्शंस को मैं देखूंगा कि मैं यहाँ जाके क्या क्या रिएक्ट करूंगा। अब लेट सपोज कि कोई रोमांटिक सीन है, तो मेरी गर्लफ्रेंड या वाइफ बैठी है, तो मैं उसके साथ क्या बात कर सकता हूँ ऑन स्क्रीन, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से है और
स्टोरी के हिसाब से जा रही है, तो क्या क्या मैं उसको बोल सकता हूँ, वो हर एस्पेक्ट सोचो, जो बेस्ट लगे उसको लिखो, जो रिलेटेबल फील हो उसको लिखो। स्टोरी को एक बार में पूरी लिखने की कोशिश मत करो, लिख गई स्टोरी कुछ दिन के लिए साइड कर दो, फिर उसके बाद दोबारा आके उसको पढ़ो कि मैंने जो स्टोरी लिखी है वो अब भी मजे आ रहे हैं उसमें या नहीं आ रहे हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स चढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आज शाम को 4 बजे बैठे और अपने 5 बजे हमने स्टोरी खत्म कर दी, हाँ जी ये स्टोरी है। बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में आए कि हमारे पास एक ऐसी स्टोरी, हमारे पास एक ऐसी स्टोरी, आपने सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी। मैंने स्टोरी सुनी, देखी, मैंने कहा भाई इसमें लेयर्स कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है इसमें। तो हमें लगता है कि हम बेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे भी लगता था, पर जब चीज़ें निकल के आती हैं तो वो फिर नहीं होती ऐसी जैसा हम सोचते हैं। हम हमारे दिमाग में तो एज्यूम कर लेते हैं भाई बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़, हमने तो बस ऐसी लिख दी है तूफान की बस, पर नहीं होती। यू हैव टू बी वेल एजुकेटेड अबाउट एवरीथिंग। तो जैसे स्क्रिप्ट भी हो गया हमारा, स्क्रिप्ट लिखने के बाद चलो हमने कास्ट भी डिज़ाइन कर ही ली कि किसको क्या रोल हमने देना है, अपने बजट के अकॉर्डिंग भी, या कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल्स में भी ऐसे दोस्त होते हैं जो चाहते हैं कि हम चलो एक्ट करें, एक्टिंग करें, और किसी को हम लेकर भी आ जाते हैं कि फ्रेंड्स को कि चल तू कर ले, शुरुआत है, बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो और प्रोफेशनली टच हम दे पाएंगे। लेकिन जब इक्विपमेंट जो होते हैं हमारे को, उस चीज़ के लिए हम किस तरीके से संभालें अपने आप अपने प्रोजेक्ट को इक्विपमेंट के बेसिस पे। देखो मेरा मानना यही है, आप अगर इक्विपमेंट्स के चक्करों में पड़ोगे, लाइट्स चाहिए महंगे वाले, अच्छा सिनेमा कैम चाहिए, FX30 लेंगे हम, नहीं हम तो रेड से नीचे काम ही नहीं करेंगे, हमें तो एरी वेरी चाहिए, तो फिर तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि इक्विपमेंट्स इज द सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट इज योर पैशन एंड योर टैलेंट। अगर आपके पास जो मसाला चाहिए ऑन स्क्रीन वो है ही नहीं, तो इक्विपमेंट लेके क्या, कौन से तुम तोपों की सलामी दे लोगे। आजकल वैसे भी अगर आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है, डिसेंट कास्ट है, डिसेंट स्टोरी है, डिसेंट बजट है, 1000 2000 5000 XYZ, तो आज की डेट में वैसे भी इतने अच्छे अच्छे कैमरेज आ रहे हैं, फोन इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं जिसमें कैमरे अच्छे हैं। हर दूसरे बंदे के पास तो देखो आज की डेट में आईफोन है। वो जमाना गया कि अगर एक के पास होता था आईफोन तो वो बहुत भाई वो वाली, अरे क्या आज के डेट में हर दूसरे बंदे के पास है। और आईफोन नहीं तो और भी कंपनीज हैं जो अच्छे अच्छे कैमरेज बना रही हैं, लो बजट फोन्स हैं 20 25 हजार का, 15 हजार 10 हजार में भी एक ऐसे फोन्स आ रहे हैं जिनके कैमरे अच्छे हैं। लो एक नॉर्मल सा मिनिमल सा माइक लो, 500 700 रुपए का माइक आ जाता है, बस एक पिक्चर क्वालिटी आपकी कैमरे से हो गई, ऑडियो क्वालिटी आपकी 500 700 के माइक से हो गई, और क्या चाहिए आपको, शूट करो। ओके, तो जैसे आपने आपने बहुत अच्छी बात कही कि फ़ोन के कैमरे से भी शुरुआत करो। तो जैसे स्क्रिप्ट भी हमारे पास रेडी है, कास्ट भी रेडी है, और हमने फ़ोन भी अरेंज कर ही लिए, क्योंकि आपने बोला 10 5 हज़ार रुपये की मिनिमम तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अगर आप कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर आप सोचो आप बिल्कुल ज़ीरो और फिर करो तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है नहीं, करना, छोटी मोटी चीजों का खर्चा तो देखो होता ही है। माइनस तो चाहिए रहता है। आप जा रहे हो किसी दूसरी लोकेशन पे तो पेट्रोल भी तो डलवाओगे गाड़ी में, जी 100 रुपए तो उसी में खर्च हो गए। जस्ट जी, अ बेसिक एग्जांपल। मतलब बेसिकली भैया का कहने का मतलब वही है कि 5 हज़ार या 2 हज़ार रुपये का इतना तो माइनर से कम का बजट तो लेके चलो ही। तो हमने फ़ोन से शूट भी कर लिया। तो जैसे कि मैं मूवी को जिस तरीके से देखता हूँ, मैं आपको अपना वो विज़न बताता हूँ कि मैंने कोई भी एक मूवी या वेब सीरीज़ देखी, तो उस वेब सीरीज़ में वो शुरुआत में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टार्टिंग में सीन आया था एक, ये विक्रम मूवी का बताता हूँ मैं, कोई प्रमोशन नहीं है, कि शुरुआत में कमल हसन सर को डेड दिखा दिया गया था मूवी में, अगर आपने विक्रम मूवी देखी होगी। तो स्टार्टिंग में हमारे को क्लियर हो गया था कि कमल हसन सर का डेथ हो गई है मूवी में, लेकिन बाद में किस तरीके से उन्होंने प्रॉपर इंटरलेक्ट करा पूरी मूवी को, तो वो चीज़ किस तरीके से हम लोग अपनी जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसको हम फ़ोन से शूट करके उसको रेडी करें, जो हमारी स्टोरी है वो किस तरीके से रेडी की जाए हमारे को। देखो बेसिकली आपने जब स्टोरी डिसाइड कर ली, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कास्ट चाहिए, ये लोगों के साथ ये कैरेक्टर फिट बैठ रहा है, इनके साथ हम शूट करते हैं, और इस लोकेशन पे जाके हम शूटिंग करेंगे अपने
प्रोजेक्ट की। आपने शॉट कर लिया, शूट कर लिया, शेड्यूल करो, शाम का सीन है, रात का सीन है, अपने हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से। उसके बाद एडिट करो। एडिट में ऑब्जर्व करो दूसरी फिल्मों को, दूसरे प्रोजेक्ट्स को, कि उन्होंने कैसे किया है इस चीज़ को, उन्होंने क्या एलिमेंट ढूंढो कि क्या हम कर सकते हैं, क्या डाल सकते हैं। एडिट सीखो। नहीं सीख सकते तो कोई ऐसा बंदा अपने फ्रेंड सर्कल में, नोन में पकड़ो, जिसको एडिटिंग थोड़ी बहुत आती है। और आज की डेट में हर दूसरे बंदे को एडिट आती है। काफ़ी सारे ऐप्स आ गए हैं कि बस शॉट रखो और एडिट हो जाता है। बहुत इजी हो चुका है आज की डेट में। वो पहला नहीं, पहले वाला टाइम नहीं है कि रील में शूट होता था, फिर उसको कट करके पेस्ट किया जाता था। या वो जब 2010 वाला जमाना भी नहीं रहा कि सॉफ्टवेयर चलाने बड़े मुश्किल पड़ते थे। बहुत चीज़ें ईजी हो गई हैं आज की डेट में, इतना मुश्किल नहीं है। हम जब तक कुएं में कूदेंगे नहीं, उसकी गहराई कैसे पता चलेगी। काम करना शुरू तो करो, कदम तो रखो। शूट भी हो जाएगा, एडिट भी हो जाएगा, अपलोड भी हो जाएगा, ऑडियंस पसंद भी करेगी, अच्छा कंटेंट है तो। जस्ट हिट अ ट्राई, गो आउट देयर, गिव योर 100%, दैट्स इट। कोई चीज मैटर नहीं है, उन चीजों से आपको सीखने को मिलेगा। शायद पहली वीडियो नहीं करेगी, 10वीं वीडियो कर जाएगी। जी। आप अगर मतलब जो हमने शुरू किया था जब 2015-16 में, कुछ यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं वो, और अनलिस्ट करे हुए हैं। वो वीडियोस आप देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कचरा देख रहा हूँ। पर उन चीज़ों से हमें सीखने को मिला। हमने जुगाड़ किया लोकेशन का। हम तब साइकिल से जाते थे, मैं और सौरभ, हम दोनों साइकिल से जाते थे शूट करने। तब बाइक वाइक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और कपड़े अपने आसपास के और दोस्तों से उधार लेते थे। भाई तेरे पास वो वाली शर्ट है क्या, वाइट शर्ट है क्या, ब्लैक शर्ट है क्या, ब्लू शर्ट है क्या, वो दे ज़रा, चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो कुर्ता है क्या, दे। ऐसे इधर उधर से जुगाड़ करके। अच्छा, हम इंडियंस है ना, तो हम इंडियंस की एक सबसे बड़ी खास चीज़ है जुगाड़ करना। तो भाई जिस बंदे को जुगाड़ करना आता है भाई, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, मैं तो ये मानता हूँ। जुगाड़ करो। सबसे पहले पैसा खर्च करने से पहले ये सोचो कि जुगाड़ कैसे हो सकती है। बस जुगाड़ करो, काम चालू करो, बात खत्म। और चीज़ों से सीखने को मिलता है। पहली वीडियो आपकी नहीं बन सकती ओम शांति ओम लेवल की। आपकी वीडियो पहली, या फिल्म या शॉर्ट वेब सीरीज या कुछ भी, वो नहीं बन सकती फैमिली मैन की तरह, नहीं बन सकती कुछ भी बोल लो आप, रावण की तरह नहीं बन सकती। पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो कैमरा कितना चाहिए, कितने लेंस का चाहिए, कितना जूम होना चाहिए, कितना फ्रेम होना चाहिए। एक्टिंग लेवल पे बात करें तो कहाँ पे किस इमोशन की कितनी ज़रूरत है, कहीं मेरा ओवर एक्टिंग तो नहीं जा रहा है या अंडर एक्टिंग तो नहीं जा रहा, जितना बैलेंस है उस इमोशन में, जितना चाहिए वो दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, रियलिस्टिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ ज़रूरत नहीं है रोने की, फिर भी गला फाड़ फाड़ के क्यों चीख रहे हो जब ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ की समझ आती है करते करते, बस। तो चलो, अब ये तो बात हो गई हमारी आपके वेब सीरीज की। अब थोड़ी सी ना एक्टिंग बेसिस पे बात करते हैं, जी जी। जो हमारे कुछ प्रोफेशनल्स है शायद वो समझेंगे, रिलेट करेंगे। जैसे कोई भी एक हम कैरेक्टर को निभाते हैं वेब सीरीज में या मूवीज में, तो वो रिदम पकड़ने में कितना टाइम लगता है या किस तरीके से उसको समझे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल पे आपने मूवी देखी पद्मावत, जी उसमें रणवीर सिंह का आपने कैरेक्टर देखा होगा। जी। रियल लाइफ रणवीर सिंह उस तरीके से तो रहता भी नहीं होगा जिस तरीके से उस मूवी में दिखाया गया है। तो एक एक्टर के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है इस तरीके के रोल्स को कर पाना, ये आपने सीखा भी होगा, तो थोड़ा बताओ उस बारे में। देखो, चैलेंजिंग सबके लिए अपने अपने चैलेंजेस अलग होते हैं। रणवीर सिंह के लिए उस टाइम पे उस कैरेक्टर को प्ले करना क्या चैलेंजिंग कितना रहा होगा, वो उसके लेवल पे होगा। कई एक्टर्स ऐसे होंगे जिनके लिए वो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहेगा। के मेनन सर हैं जो शायद ऑडियंस में जानते हो, नहीं जानते, आई डोंट नो, पर ही इज़ रियली अ ब्रिलियंट एक्टर। मैं मतलब वो स्क्रीन पे आ जाते हैं ना तो बस ऐसा लगता है काजू कतली आ गई स्टोरी में। ही इज सच अ ग्रेट एक्टर। मतलब वो सिर्फ एक स्माइल कर देते हैं ना, आए हाय, सब खत्म, पूरा सीन ले जाते हैं वो एक बार में। ही इज सच अ ग्रेट एक्टर। उनकी एक बात है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि
हम जो इंसान है ना, हमारा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, हम मिड में रहते हैं। रियल लाइफ में ये अच्छाई है, इधर बुराई है, इधर सेंटर में हम हैं। अब ये स्पेक्ट्रम है। एक एक्टर के लिए, मतलब एक एक्टर ही वो इंसान है, वो शख्स है जो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अच्छा भी हो सकता है, बहुत बहुत बुरा भी हो सकता है। रियल लाइफ में आप करके दिखा लो। अच्छा बन जाओ तो लोग जूते मारेंगे, बुरा बन जाओ तो फिर भी मारेंगे ही। बैलेंस बना के रखना पड़ता है। एक्टर ही वो इंसान है जो दोनों करता है। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर था रणवीर सिंह का पद्मावत मूवी में, वो क्या था? वो एक शैतान अंदर से था। एक इनर साइड हमारे अंदर, सबके अंदर होती है, एक डेविल साइड, एक अंदर, मतलब ये अनफिल्टर्ड शो है, करेक्ट है। रास्ते पे कोई भी लड़की चल रही है, आपको वो अच्छी लगी, सबसे पहला थॉट क्या आएगा आपके दिमाग में? क्या आएगा? इसको ये तो नहीं आएगा ना कि मैं इसको बहन बना लूं। मैं बहुत नॉर्मल, थोड़ी हो सकता है टफ बात है, पर ये तो नहीं आएगा ना इसको बहन बना लूं, यार गर्लफ्रेंड बन जाए, शायद ये मेरी बीवी हो, और XYZ कुछ भी थॉट आ सकता है, मुझे नहीं पता। तो ये एक डेवल साइड हो गई। अच्छी साइड क्या होती है? वाओ यार, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी डिजर्व अ बॉय लाइक मी जो इसका भाई बने। करेक्ट है। अच्छी साइड ये हो गई। तो भाई कहाँ है, सोच रहे हो? तो पद्मावत मूवी में जो था कि रानी पद्मावत के पीछे, पद्मावती के वो पीछे पड़ा हुआ था, ऐसा अपने ईगो में आके, वो डेवल साइड थी। उसको हमें बस एम्ब्रेस करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। एक बहुत अंदर की बात है, जब हमारे ऊपर प्रोस्थेटिक्स यूज होते हैं, मेकअप यूज होता है, आधा फील हमें वैसे ही याद आता है। जब यहाँ मार्क बना हो, बाल लंबे हो, आईज पे लेंस लगे हो ग्रे कलर के, खुद को देखो, अंदर का शैतान अंदर खुद ही जग जाता है कि यार मैं शैतान लग रहा हूँ। तो उससे बहुत हेल्प होती है, मेकअप से। मेकअप से, प्रोस्थेटिक्स से खुद को फील करने के लिए बहुत हेल्प होती है। बाकी वर्कशॉप्स होती हैं, प्रैक्टिस होती है, डायलॉग किस तरीके से बोला जाए उसको, वो सब प्रैक्टिस है। मुश्किल तो होता ही है यार, पर वही है, हमारी जो बुरी साइड है, अगर बुरा कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पकड़ के आगे लाना पड़ता है और हमें बुरा बनना पड़ता है। प्रॉब्लम जब आती है, जब प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, अब क्या करें? अब अंदर से तो हम वही फील कर रहे हैं बुरा, अंदर से तो वही हम अलाउद्दीन खिलजी बन चुके हैं, क्योंकि हमने उस साइड को खींच के लाके थोड़ा और आगे ले आए। फिर वहां पे वो कट करना बहुत मुश्किल पड़ता है, पर इवेंचुअली हो जाता है। अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो हो जाती है। आपने भी बात करी के मेनन सर की, तो उनका आपने कोई वर्क देखा है? सारे वर्क देखे मैंने उनके। कोई बताओ जो आपका फेवरेट हो। हर एक में उनका वर्क अच्छा है। मैंने उनके कुछ थिएटर प्लेस भी देखे हैं। फर्जी में उन्होंने जो काम किया था, बहुत अच्छा काम था फर्जी में। के मेनन सर का स्पेशल ऑप्स सीजन 1, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। सीजन 1 स्पेशल ऑप्स, जिसने नहीं देखी है, फीलिंग सैड फॉर यू, फीलिंग बैड फॉर यू। जिसने देखी है, बिंगो भाई, तुम्हें भी पता है क्या बढ़िया काम किया सर ने। और एक सीरीज थी उनकी डिटेक्टिव की, तो वो भी बहुत अच्छी थी। शौर्य देखी थी आपने? शौर्य देखी थी, वो कैसी लगी? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब वो जब वो जो मूवमेंट्स आते हैं ना, कि उनको कुछ बोलना नहीं है, वो सिर्फ खड़े हुए हैं और बस इशारे। तो ये एक, देखो एक्टिंग सिर्फ बकर बकर करना नहीं होता है, एक्टिंग ये भी होता है कि आप कुछ ना बोल के भी कितना कुछ बोल पा रहे हो, मतलब आप कुछ ना बोल करके भी अपने एक्सप्रेशन से क्या चीज कहते क्या हो। दे पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो। कि आपकी मॉम की डेथ हो गई है, सपोज इन अ सीन, इन अ सीन, तो मम्मी ऐसे चिल्लाने से क्या, वो तो पता चल ही जाएगा फिर, मम्मी तुम क्यों चली गई तो यार ये तो पता चल ही जाएगा। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो, डायलॉग कुछ है नहीं आपका, उस बिना डायलॉग के कुछ बोले आप कैसे डिलीवर करोगे कि आपकी मम्मी नहीं रही सीन में? ये होती है एक्चुअली असली एक्टिंग, उस जगह पर परफॉर्म करनी। उस जगह पे परफॉर्म करना। और परफॉर्म विदाउट अ डायलॉग
without saying any words, by showing an expression of that particular emotion, टफ तो होता है भाई. तो सेकंड पॉडकास्ट की बातें अब ख़त्म होती हैं. आप लोगों के कमेंट में काफ़ी आए थे कि भैया ऐसे जो आपने पहले बात नहीं करी वो अब दूसरे पॉडकास्ट में ज़रूर करो जा करके. तो वो बात अब मैंने पूरी करी है. अभी भैया के आगे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उसमें और भैया को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. तो फिर जल्दी से मुलाकात करेंगे और कुछ नया सीखने को फिर मिलेगा भैया से. तो फिर ज़्यादा दोबारा बैठेंगे भैया के साथ में. और आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना. वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताओ. और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. और भैया का इंस्टाग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. भैया के इंस्टाग्राम पर भी जाओ और भैया का यूट्यूब पर लिंक भी डाल दूंगा मैं, जतिन गुप्ता के नाम से, जो उनकी वेब सीरीज़ आ रखी है पैसे का चक्कर. जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग जा करके देखो और पहले इस वीडियो को पूरी देखने के बाद डर जाना. थैंक यू भैया. Thank you so much, Gaurav bhai. Thank you so much for having me in your podcast. थैंक यू भैया. Like, share, subscribe Gaurav bhai का channel.